बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीड डोरमेंसी जो है ये वाला चैप्टर आज हमने कंप्लीट देखना है। 3 चीज़ें जो हैं इसमें से वो हमने डिटेल में करनी है। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन, इसको अच्छे से समझना है कि ये होता क्या है सीड डोरमेंसी। नंबर 2 इसकी काजेज़ कौन सी हैं, और नंबर 3 हम उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, जो कि वजूहात बन रही होती हैं सीड डोरमेंसी का, हम उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट वन है कि सीड, व्हाट इज़ सीड डोरमेंसी। अगर आपके पास कोई भी सीड है, आप उसको तमाम फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे सीड डोरमेंट है, सीड उगने के काबिल नहीं है। इनएबिलिटी ऑफ अ सीड टू जर्मिनेट इज़ कॉल्ड सीड डोरमेंसी। अच्छा, हर सीड डोरमेंट नहीं होता। बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं कि वो जैसे ही बनते हैं अपने पेरेंट प्लांट पे, आप उसको वहाँ से उतार के आप उसको निकाल के आप उसको उगा दो, वो दोबारा जर्मिनेट कर जाते हैं, उगना शुरू कर देते हैं। सिट्रस स्पीशीज़ में ऐसा होता है। लेकिन कुछ सीड्स जो हैं वो क्या करते हैं, अगर आप उनको उगाएं, जैसे ही सीड आपके पास बना है, तैयार हुआ है, आप उसको उगाएं तो वो नहीं उगता। ठीक है, पर ख़ास रेस्टिंग पीरियड गुजारता है। रेस्ट करने के बाद जो है वो सीड दोबारा जर्मिनेट कर जाता है। जिस तरह आप गंदम का सीड, अगर आप अप्रैल के मौसम में अगर आप गंदम लेते हैं, तो आप उसको जितने भी उगाने की कोशिश कर लें, वो कभी भी अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं उगेगा। ठीक है, तो वो क्या होता है जी, सीड डोरमेंट होता है, सीड को रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से सीड रेस्ट में पड़ा हुआ होता है, जर्मिनेट नहीं कर रहा होता, वो भी हम लोग देखते हैं आगे डिटेल में। हमने यही देखना है कि क्या काजेज़ होती हैं। तो जो सीड नहीं उग रहा, इनेबल है जर्मिनेशन के, इसको हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। हाँ जी, तो अब देखते हैं जी काजेज़ क्या होती हैं सीड डोरमेंसी की। नंबर 1 जो है वो है जी हार्ड सीड कोट। बाज़ औक़ात जो सीड का कोट होता है वो बहुत हार्ड होता है, बहुत सारी लेयर्स पे मुश्तमिल होता है, वो बड़ी टफ़ लेयर्स होती हैं। और ये जो हार्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पीच देखो, आड़ू, तो आड़ू का सीड कोट बड़ा हार्ड होता है। ठीक है, तो जो हार्ड सीड कोट है वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से जो उसके अंदर मौजूद सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता। अच्छा, सीड कोट कहाँ से आता है, कैसे बनता है? सीड ख़ुद किस चीज़ से बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल मैच्योर होके सीड में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब जो ओव्यूल होता है, इसके बाहर वाली साइड पे कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, इसके कवर होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। वही इंटेग्यूमेंट्स जब ओव्यूल सीड बनता है तो वो इंटेग्यूमेंट जो हैं वो सीड के कोट में चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब सीड कोट कहाँ से आया? इंटेग्यूमेंट से आया। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है उसकी भी कुछ लेयर्स जो हैं वो सीड कोट में जाके शामिल हो जाती हैं, और नतीजतन सीड कोट जो है वो मज़ीद हार्ड हो जाता है। अब जो एंडोस्पर्म होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और वो हार्ड हो जाती है। जैसे ही सीड ड्राई होता है तो वो हार्ड हो जाती है। इसके अलावा सीड कोट में इसके अलावा सेलुलोसिस होती हैं, हेमोसेलुलोसिस, लिग्निन, वैक्सीज, ये चीज़ें होती हैं। और प्रोटीन कहाँ होती है? एंडोस्पर्म में होती है, फूड की फॉर्म में जो है वो स्टोर हुई होती है ये। अच्छा, तो ये चीज़ें जब वाटर को लॉस करती हैं, वाटर इनमें से एवेपोरेट होता है, निकल जाता है। जैसे ही सीड जो है वो ड्राई होता है, हर सीड जो है वो ड्राई होता है, तो जब सीड बनने के बाद ड्राई होता है तो वो मज़ीद ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? हार्ड हो जाती हैं। और इन टर्न ये सीड कोट को क्या बना देती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड बना देती हैं। ठीक है। अच्छा, किन फैमिलीज़ के सीड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड सीड कोट वाले होते हैं? लेग्यूमिनोसी के और मालवेसी। मालवेसी का ये जो कपास होती है, कॉटन, ये मालवेसी का मेंबर है। ठीक है, मालवेसी फैमिली से है। और अगर आप कॉटन का सीड देखें या उसका अगर आप उसका सीड कोट देखें तो वो बहुत हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है उसका सीड कोट। ठीक है, तो ऐसे सीड्स क्या होते हैं? डोरमेंट रहते हैं, क्योंकि जो सीड कोट है वो क्या कर रहा होता है? नंबर 1, वो हार्ड होता है, लिहाजा वो वाटर को अंदर नहीं जाने देता। जब तक पानी अंदर नहीं जाएगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। वो वाटर रिपेलिंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन होती है, वैक्सीज होती हैं जो कि वाटर को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। लिग्निन नहीं, सॉरी, वाटर रिपेलेंट नहीं होती, ज़्यादा वाटर रिपेलेंट वैक्स होती है।
हाँ जी, नेक्स्ट है जो हार्ड सीड कोट है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी जो है वो ब्लॉक करता है, रोकता है। ऑक्सीजन चाहिए होती है इंस्पायरेशन के लिए, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सीड के अंदर ना गैसेस जा रही होती हैं, पानी भी जा रहा होता है, ऑक्सीजन भी जा रही होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही होती। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर चली गई है, सीड ने रिस्पायरेशन की है, रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर नहीं आ रही। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सीड के अंदर जमा हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद डोरमेंसी इंड्यूस कर देती है, तो सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। ठीक है, हाँ जी। थर्ड रीज़न क्या है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि उनकी जो ओपनिंग हर सीड में एक छोटा सा सुराख होता है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, सीड कोट में एक छोटा सा सुराख होता है जिसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। अब वो जो माइक्रोपाइल है उसके अंदर एक प्लग बन जाता है, एक कॉर्क आ जाता है, एक प्लग आ जाता है जो कि उस ओपनिंग को बंद कर देता है। उस प्लग का नाम है जी स्ट्रोफियोलर प्लग। अब जैसे ही प्लग अंदर आ जाएगा तो उसी में से ही ऑक्सीजन अंदर जानी है, उसी ओपनिंग में से पानी अंदर जाना है। तो पानी अंदर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी और सीड क्या रहेगा, डोरमेंट रहेगा। इसके अलावा फोर्थ है जी, सीड के अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आ रही है, पानी भी अंदर जा रहा है, लेकिन फिर भी सीड डोरमेंट है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी ये अक्सर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है वो अंदर ग्रो करता है, ठीक है, लेकिन सीड कोट इतना हार्ड होता है कि एम्ब्रियो के जो रेडिकल में से निकलने वाली रूट है वो उस सीड कोट को फाड़ नहीं सकती, फाड़ के बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, लिहाजा उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, सीड डोरमेंट ही रहेगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है इमेच्योर एम्ब्रियो। अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि अपने पेरेंट के ऊपर जो बीज लगा हुआ होता है वो फुली डेवलप होता है, फुली डेवलप होने के बाद अपने पेरेंट से अलग होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ होता कि बीज जो है वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। ठीक है, फ्रेक्सिनस एनिमोन इन प्लांट्स में ऐसा होता है, तो लिहाजा ऐसे सीड जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे फ़ौरन। ये क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी अब्सॉर्ब करेंगे, अब्सॉर्ब करने के बाद अपनी जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ को उसकी डेवलपमेंट को पूरा करेंगे। एम्ब्रियो फुली डेवलप होगा, फिर जब उसे कभी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जर्मिनेट करेगा। अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होगी तो ये फिर भी जर्मिनेट नहीं करेगा। एप्पल वगैरह, पेयर वगैरह के जो एम्ब्रियोज़ हैं ये फुली डेवलप नहीं हुए होते, इनको भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अपने पेरेंट से उतरने के बाद इनको मज़ीद डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो डेवलपमेंट जो कि पेरेंट से उतरने के बाद होती है, पेरेंट से अलग होने के बाद होती है, तो इसको वो नाम देता है आफ्टर राइपनिंग का। जैसे ही आफ्टर राइपनिंग हो जाती है ऐसे सीड की जिसमें अभी एम्ब्रियो मैच्योर होता है, तो वो सीड क्या करता है, डोरमेंसी ख़त्म करके जर्मिनेशन की तरफ चला जाता है। ओहो, नेक्स्ट है जी लाइट सेंसिटिव सीड्स। लाइट की बेस पे अगर हम सेंसिटिविटी को देखें तो सीड्स की मज़ीद दो किस्में बनती हैं। पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड्स, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो कि अगर आप उनको एक रोशनी का दौरानिया, इन्हें कोई जो है रोशनी के पीरियड की एक स्पेसिफ़िक लेंथ चाहिए होती है, 4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, अगर आप उसको इतने दौरानिए का रोशनी वाला पीरियड दे दें, ठीक है, लाइट पीरियड दे दें, तो इनकी डोरमेंसी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और ये सीड जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ वजह बन रही है कि उन्हें इतने ड्यूरेशन की लाइट जो है वो नहीं मिल रही। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल है लेट्यूस, सैलड जो है वो इसकी एग्जांपल है। जो सैलड वाला प्लांट होता है उसको अगर आप डार्क में रखेंगे तो वो क्या रहेगा,
हाँ जी, तो जो लेट्यूस का सीड है, अगर आप इसको डार्क में रखेंगे तो ये कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। इसको लाइट पीरियड चाहिए होता है। ये पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक है, जैसे ही आप इसको रोशनी देंगे ये जर्मिनेट कर जाएंगे। जब तक आप इसे लाइट नहीं देंगे, डार्क में रखेंगे, तो ये सीड क्या करेगा, डोरमेंट ही रहेगा। अच्छा, नेगेटिव फोटोप्लास्टिक कौन से होंगे? ये वो होंगे अगर आप इनको रोशनी में रखेंगे तो ये क्या होंगे, डोरमेंट हो जाएंगे। जैसे ही आप इनको डार्क पीरियड देंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं नेगेटिव फोटो मीन रोशनी, नेगेटिव मीन नेगेटिवली बिहेव कर रहे हैं लाइट पीरियड के साथ। हाँ जी। फोर्थ है हमारे पास चिलिंग रिक्वायरमेंट। टेम्परेट की यहाँ पे वो बात कर रहा है। टेम्परेट ट्रीज़ होते हैं जो ठंडे इलाकों वाले दरख्त हैं, ठीक है। ठंडे इलाके वाले जो दरख्त हैं, जिस तरह अखरोट का हो गया, सेब का हो गया, खुबानी का हो गया, ये सारे के सारे टेम्परेट ट्रीज़ हैं। नाशपाती हो गई। जो पूरी की पूरी रोजेसी फैमिली है ना, रोज़ वाली फैमिली, ये टेम्परेट फैमिली है, ये ठंडे इलाकों वाली फैमिली है। इसके अंदर नाशपाती आती है, आड़ू आता है, इसके अलावा खुबानी आती है, सेब इसी में ही आता है, इसी फैमिली से यह सेब भी, और बहुत सारे पौधे हैं जो कि इसी फैमिली से, और ये ठंडे इलाकों का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या वो कह रहे हैं, चिलिंग रिक्वायरमेंट। तो बहुत ये वाले जो मैंने जिनकी आपको एग्जांपल दी है, इनके जो सीड्स हैं ये तब तक जर्मिनेट नहीं करते जब तक आप इनको चिलिंग ट्रीटमेंट ना दें, जब तक आप इनके बीजों को ठंडा ना करें। 1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड से इनको ट्रीट करना पड़ता है। जब आप इनको इतना कम टेम्परेचर ना दें तब तक ये सीड क्या रहता है, डोरमेंट रहता है, ग्रो नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो आपको बड़ी अच्छी सी बात बता रहा है कि नेचर में कैसे होता है। खुद ब खुद भी तो ये वाले उगरे होते हैं ना, ये वाले ट्री, सेब के भी खुद ब खुद दरख्त उगरे होते हैं, अखरोट के भी उगरे होते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी प्लांट्स बताए हैं वो भी खुद ब खुद नेचुरली तो उग ही रहे हैं। इंसान तो अब आके उगाने लगा है। हाँ जी, तो वो कैसे उगते हैं? तो वो ये होता है कि आप सेब का मौसम देखें कब ख़त्म होता है, तभी खुबानी का ख़त्म हो जाता है, तभी आड़ू का ख़त्म हो जाता है, नाशपाती का भी तभी ख़त्म हो जाता है तकरीबन नवंबर में जाके, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में जाके ख़त्म होता है। तो अक्टूबर नवंबर में इन इलाकों में क्या शुरू हो जाती है, बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, ठीक है। 3-4 महीने बर्फ़बारी रहती है। बर्फ़ जमी हुई रहती है। जहाँ बर्फ़बारी हुई है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई रहेगी। तो जितने सीड नीचे थे सारे सबको क्या मिल जाएगी, चिलिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगी। जैसे ही उस गर्मी का मौसम आएगा, बर्फ़ वहाँ से ख़त्म होगी, तो ये सीड्स वहाँ पे क्या करेंगे, उग जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, उनकी डोरमेंसी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, 5 पॉइंट है डोरमेंसी ड्यू टू ग्रोथ इनहिबिटरी केमिकल्स। बाज़ औक़ात सीड में इस किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि जर्मिनेशन को रोके हुए होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर, फिरोलिक एसिड हो गया, पैरासॉर्बिक एसिड हो गया। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड जो है ये भी एम्ब्रियो में सीड कोट में मौजूद होता है, जो कि क्या इंड्यूस करता है, सीड डोरमेंसी इंड्यूस करता है। जब तक ये सीड में मौजूद रहेगा तब तक सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा। हाँ जी, तो 5th रीज़न क्या है, ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं सीड में जो कि उसको डोरमेंट किए हुए हैं, ठीक है। तो केमिकल्स की वजह से सीड क्या है, डोरमेंट है। तो ये वाली 5 वजूहात हमने पढ़ी हैं, 5 रीज़न्स हमने देखी हैं डिटेल में, जो कि सीड को उगने नहीं देती, सीड की डोरमेंसी का बाइस बनती हैं। नंबर 1 हार्ड सीड कोट था। अगर उसका हार्ड सीड कोट होगा तो वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है उसके लिए उगने में मुश्किलात जो है वो पैदा करेगा, उसको उगने नहीं देगा। जिस तरह के पानी अंदर नहीं जाने देगा, गैसेस को अंदर नहीं जाने देगा, हो सकता है माइक्रोपाइल के अंदर कोई प्लग आ जाए, या जो है इतना हार्ड है कि एम्ब्रियो उगने के बाद उसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो सीड कोट वजह बनेगा। नंबर 2 जो हमने देखा, एम्ब्रियो ही इमेच्योर है, वो अभी पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, तो सीड कैसे जर्मिनेट कर सकता है।
इसके अलावा हमने लाइट की सेंसिटिविटी देखी। उन पौधों को ऐसे बीजों को क्या नहीं मिल रही होती है, अगर उन्हें रोशनी नहीं चाहिए तो उन्हें रोशनी मिल रही होती है, लिहाजा वो डोरमेंट होते हैं। या बाज़ ऐसे होते हैं कि उन्हें रोशनी चाहिए होती है और उन्हें रोशनी नहीं मिल रही होती, लिहाजा वो डोरमेंट होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं उन्हें अंधेरा चाहिए होता है और अंधेरा नहीं मिल रहा होता, लिहाजा वो डोरमेंट होते हैं। चिलिंग ट्रीटमेंट बाज़ को चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही होती, लिहाजा वो डोरमेंट होते हैं। 5th पॉइंट जो है उनके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि वजह बन रहे होते हैं, बहुत बड़ी काज होते हैं उनकी जर्मिनेशन को रोकने में। तो ये थी काजेस जो कि सीड डोरमेंसी का बाइस बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेथड्स। कौन से मेथड हैं जिनकी मदद से सीड डोरमेंसी जो है उसको ब्रेक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस से चलेगी जैसे जैसे हमने देखा ना, ये वाली काज है तो उस काज को ख़त्म करने का उसका तरीका होगा, दूसरी काज को ख़त्म करने का उसका तरीका होगा। तो उसी लिहाज से अगर आपको पीछे वाला सही तरीके से आपके दिमाग में होगा, समझ में होगा, तो आपको आगे ये भी बड़ा इजीली समझ आता जाएगा। तो नंबर 1 जो है वो हमने जैसे देखा था हार्ड सीड कोड था, तो उसके लिए उन्होंने नंबर 1 दिया है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ हार्ड सीड कोट। अगर हार्ड सीड कोट की वजह से सीड डोरमेंट है तो आप उसको कैसे, उस डोरमेंसी को कैसे ख़त्म करेंगे। नंबर 1 जो है सीड कोट को जो है वो रिमूव किया जाता है। सीड कोट आप मुकम्मल तौर पे रिमूव नहीं कर सकते। जैसे ही अगर आप सीड कोट को मुकम्मल तौर पे तोड़ना चाहेंगे तो अंदर उसके मौजूद जो सीड है, जो एम्ब्रियो है, उसको कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, वो कहीं ना कहीं से रप्चर हो जाता है, ठीक है, इंजरी हो जाती है उसके अंदर, लिहाजा वो उगने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे सीड कोट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि या तो आप उसको पंक्चर करते हैं, मैकेनिकली रप्चर किया जाता है, रबिंग कर करके, रगड़ दे दे के उसको, ठीक है। तो सीड कोट को जो है ख़त्म करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं स्कैरिफिकेशन। ठीक है, आपने सीड कोट को क्या करना है, ख़त्म करना है। आप उसको पंक्चर कर दें, आप उसको रगड़ के ख़त्म कर दें, रप्चर कर दें, आप उसको किसी एसिड में डाल दें, आप उसको अल्कोहल से वॉश कर दें। अल्कोहल जो है वो इसके अंदर मौजूद जितने भी फैटी सब्सटेंसेस हैं, वैक्सीज हैं, उसको वॉश अवे कर देती है। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है, जो हार्ड सीड कोट्स होते हैं, हार्ड सीड कोट वाले सीड्स होते हैं, जिस तरह कपास हो गई, उसको उन्होंने एसिड के साथ धोया हुआ होता है। किसान भी अगर अपनी जो है कपास का बीज जो है वो अपनी पिछले साल वाली कपास से निकाल के लगा रहा है, तो किसान भी उसको कैसे ट्रीट करता है, उसको एसिड से वॉश करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो उसका हार्ड सीड कोट होता है वो किसी हद तक क्या हो जाता है, नरम हो जाता है। हाँ जी, तो स्कैरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, नीचे वो आपको वही कह रहा है कि आप हॉट वाटर से उसको ट्रीट कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से भी ट्रीट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में उसका सीड कोट जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, इन टर्न जो है सीड डोरमेंट नहीं रहेगा, उग जाएगा इजीली। अच्छा जी, इसके अलावा जो सी है पॉइंट, वो जो है वो नेचर में होता है, हम नहीं करते। नेचर में ऐसे सीड जो कि गिर जाते हैं, ठीक है, हार्ड सीड कोट होता है जिनका, तो उनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन स्टार्ट हो जाता है। माइक्रोब्स जो हैं उसको डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, ऐसा जाके माइक्रोबियल एक्शन के नतीजे में उसका जो सीड कोट है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज होके जैसे ही सॉफ्ट होगा उसके अंदर मौजूद जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी, तो सेकंड तरीक़ाकार जो है डोरमेंसी को ख़त्म करने का वो दे रहा है मेथड ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड्स। ऐसे सीड जिनको या रोशनी चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती, उनको हम उनकी डोरमेंसी को कैसे ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट वन है एक्सपोजर टू वाइट लाइट। ऐसे सीड जिनको लाइट चाहिए, आप उनको क्या करें, रोशनी का दौरानिया दें, ठीक है, लेकिन सिर्फ रोशनी देने से ही वो सीड नहीं उगते, उनको साथ में पानी भी देना पड़ता है। 30 to 40% उनकी मॉइस्चर की जो ज़रूरत है वो जब पूरी होती है तो फिर आप उसको लाइट से ट्रीट करेंगे तो वो सीड क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। एक्सपोजर टू रेड एंड फार रेड लाइट्स, हाँ जी, आपने ये वाली जो लाइट्स हैं, रेड लाइट या फार रेड लाइट, इससे जो बीज हैं उनको एक्सपोज करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये जो है उसकी डोरमेंसी को जो है वो
उसकी डोरमेंसी को क्या कर देंगी, ख़त्म करेंगी या इंड्यूस कर देंगी। ठीक है, इनके लिए सिर्फ 1 से 2 मिनट तक का जो ट्रीटमेंट है इनके लिए वो काफ़ी होता है। जो रेड लाइट होती है वो कौन सी होती है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है 660 तक जिसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, रेड लाइट। और फार रेड लाइट की कितनी वेवलेंथ होती है, 730। ठीक हो गया। हाँ जी, कोई भी सीड ऐसा है अगर वो रेड लाइट पे जर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो आप उसको अगर रेड लाइट देंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर रेड लाइट देने के बाद आप उसको फार रेड लाइट दे देंगे 1 से 2 मिनट के लिए तो वो सीड दोबारा से डोरमेंट हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि रेड लाइट के उलट काम करती है फार रेड लाइट, और फार रेड लाइट उलट काम करती है रेड लाइट के। ये कैसे पता चला, उन्होंने सीड को ट्रीट किया रेड लाइट से, ठीक है, उसमें से कुछ निकाल के उगा के देखे वो उग गए, बाकियों को मज़ीद फार रेड लाइट से ट्रीट किया, उगा के देखे वो नहीं उगे, उसमें से जो बाकी बचे थे उनको मज़ीद उन्होंने रेड लाइट से ट्रीट किया, पहले रेड देन फार रेड देन रेड। ठीक है, तो फार रेड ने उनकी जर्मिनेशन को रोक दिया था, लेकिन रेड लाइट जब दोबारा से दी गई तो वो दोबारा से जर्मिनेट कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेड लाइट जो है वो फार रेड लाइट के एक्शन को ख़त्म कर देती है, फार रेड लाइट के एक्शन को ख़त्म कर देती है। लास्ट में आपने सीड को जिस लाइट से ट्रीट किया है, ठीक है, सीड वैसे ही बिहेव करेगा। लास्ट ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर अहम होगी। तो ये थी यहाँ पर। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स जो है इसके बारे में बता रहा है। ये भी जो है ये भी इसी की ही एक्सटेंशन है, इसी टॉपिक की ही है जो हमने पढ़ा है, रेड लाइट एंड फार रेड लाइट। फाइटो हार्मोन्स जो हैं ये एक पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। 2 किस्म के होते हैं, ये फाइटो हार्मोन नहीं है, फाइटोक्रोम्स हैं। फाइटोक्रोम्स ये पिगमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, फाइटोक्रोम्स 2 इनकी किस्में हैं। एक होता है फाइटो पी आर जिसको कहते हैं फाइटोक्रोम रेड, एक होता है PFR फाइटोक्रोम फार रेड। जो PR है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो PFR है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक हो गया। आप किसी भी प्लांट को रेड लाइट दे रहे हैं लेकिन अगर उसके अंदर PR ही मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर उस रेड लाइट का कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ही उसके अंदर नहीं है। ठीक हो गया। और इसी तरह कोई भी सीड है उसको अगर आप ट्रीट कर रहे हैं फार रेड लाइट से और अगर उसके अंदर PFR ही मौजूद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि PFR जो है वो ही क्या है एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट को। ठीक हो गया। तो जो हमने ऊपर देखा था ना कि आपने इस लाइट से ट्रीट करना है, इस लाइट से ट्रीट करना है, और वो ट्रीटमेंट जो है वो कैसे पता चलता है सीड को कि मुझे इसके साथ ट्रीट किया गया है, उनके अंदर ये वाले फाइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी यूज़ ऑफ प्लांट हार्मोन्स। हमने पीछे देखा था कि एब्सिसिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा होता। तो आप क्या करें जी, आप ऐसे वाले हार्मोन्स दे दें जो कि डोरमेंसी को ख़त्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जिब्रेलिक एसिड हो गया, काइनेटिन जो है साइटोकाइनिन ही होता है। ठीक है, तो ये जो है ये रेड लाइट का ऑल्टरनेट भी हैं। आप रेड लाइट नहीं दे रहे पौधे को, आप ये वाले दे दें तो रेड लाइट जर्मिनेशन इंड्यूस करती है, तो ये भी क्या करेंगे, जर्मिनेशन इंड्यूस कर देंगे। ठीक हो गया। तो आप अंधेरे में रख के भी रोशनी ना दें, बिल्कुल अंधेरे में रख के ये वाले हार्मोन्स देते हैं तो प्लांट क्या करेगा, सीड क्या करेगा, जर्मिनेशन शो करेगा। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ डार्कनेस। हमने पीछे पढ़ा था नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स वो थे अगर आप उनको रोशनी में रखें तो वो जर्मिनेट नहीं करते थे, अगर आप उनको एक स्पेसिफिक दौरानिए का डार्क पीरियड देते थे वो जर्मिनेट करते थे।
ठीक है। तो डार्कनेस है ये ऐसे तो यहाँ पे डार्कनेस क्या रोल प्ले करेगी, ये उनके अंदर रोल प्ले करेगी जो कि नेगेटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स हैं। ये तब जर्मिनेट करेंगे जब आप उनको क्रिटिकल डार्क पीरियड जो है वो दे देंगे। हाँ जी, तो ऐसे सीड्स को आप जितना भी रेड लाइट से ट्रीट करते जाओ, जितना भी फार रेड लाइट से ट्रीट करते जाओ, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, डोरमेंट ही रहेंगे जब तक आप उनको डार्कनेस से जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ चिलिंग रिक्वायरिंग सीड्स। हमने पीछे देखा कि कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको चिलिंग ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। तो चिलिंग रिक्वायरिंग सीड्स को आप क्या करेंगे जी, नंबर 1 जो है वो है जी स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आप किसी भी सीड को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, चिलिंग कर दें, लो टेम्परेचर दे दें, ठीक है, तो ये कहलाती है स्ट्रेटिफिकेशन। अच्छा, आप किसी भी सीड को लो टेम्परेचर दे देंगे वो फ़ौरन जर्मिनेट नहीं करेगा। आप सिर्फ वो लो टेम्परेचर से जर्मिनेट नहीं करेगा, उसे साथ में मॉइस्चर भी चाहिए होती है। पहले आप उसे क्या देंगे, पानी देंगे, वो वाटर को इम्बाइब करेगा, देन आप उसको क्या करेंगे, जो है लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे तो वो जर्मिनेशन शो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है स्कैरिफिकेशन। पिछला था स्ट्रेटिफिकेशन, चिलिंग ट्रीटमेंट थी स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट है स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन होती है हार्ड सीड कोट के लिए, ठीक है। सीड कोट हार्ड है, आप उसको क्या करें, अल्कोहल से क्या करें, ट्रीट करें, अल्कोहल और या फैट या अदर फैट सोलवेंट्स जो कि फ़ैट को डिज़ोल्व करते हैं, जैसे ही आप डालेंगे तो ये उसमें से जो वैक्सीज हैं उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो पानी अंदर आसानी से मूव करना शुरू कर देगा। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन है स्कैरिफिकेशन के आगे आप एसिड्स के साथ ट्रीट करें, जिस तरह के कॉटन वगैरह के जो सीड्स हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल ट्रीज़ हो गए, ठीक है, इनको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या किया जाता है, भिगोया जाता है, नतीजतन वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका सीड कोट जो है, और उनके अंदर इजीली वाटर मूव करना शुरू कर देता है, गैस मूव करना शुरू कर देती है। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कि ऐसे सीड जिनका सीड कोट हार्ड है, आप उनको बॉयल भी कर सकते हैं, गर्म पानी में भी डिप कर सकते हैं, नतीजतन उनका सीड कोट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी यूज़ ऑफ हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन था एब्सिसिक एसिड, जो कि क्या कर रहा था, सीड डोरमेंसी को काज कर रहा था, हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। जैसे ही आप स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं किसी भी सीड की जिसके अंदर एब्सिसिक एसिड मौजूद है, आप उसको जैसे ही ठंडा करते हैं उसमें से एब्सिसिक एसिड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड पैदा हो जाता है। एब्सिसिक एसिड ख़त्म होगा, जिब्रेलिक एसिड आएगा तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। हमने अभी पीछे पढ़ा था, आप जिब्रेलिक एसिड से अगर सीड को आर्टिफिशियली भी अगर आप जिब्रेलिक एसिड देंगे तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, चिलिंग दी, चिलिंग के नतीजे में खुद ब खुद जो है एब्सिसी ख़त्म हो गया और जिब्रेलिक एसिड आ गया। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सीड है उसमें आप उसको चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो आप उसको चिलिंग ट्रीटमेंट ना दें, आप उसको जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दें, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करने से क्या होगा, वो खुद ब खुद क्या करेगा, उसकी चिलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, वो जिब्रेलिक एसिड को ही उसके अल्टरनेट के तौर पे यूज़ कर लेगा और अपनी डोरमेंसी को ख़त्म कर देगा। फोर्थ पॉइंट है इम्पेक्शन। ये होता है जो हमने पीछे देखा था, स्टिफ्योलर प्लग जो हमने देखा था कि जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल की, उसके अंदर एक कोर्क आ जाता है, एक प्लग आ जाता है, जिसके नतीजे में वो बंद हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम इम्पेक्शन यूज़ करते हैं। इम्पेक्शन क्या होती है, इसमें सीड को मुसलसल शेक किया जाता है, बड़ा स्पीडली शेक करते हैं, विगरसली शेक करते हैं, जिसके नतीजे में उसमें से जो प्लग है वो निकल जाता है। जैसे ही प्लग निकलेगा अंदर पानी भी जाना शुरू हो जाएगा, गैसेस भी जाना शुरू हो जाएंगी और सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, और इस ट्रीटमेंट का नाम है इम्पेक्शन। ये भी वही पेज है, आपका चैप्टर एंड हो गया है, तीनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जो 3 मेन हिंट्स थे, डेफिनेशन थी, काजेस थी, देन उन काजेस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है, हम डोरमेंसी जो है उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये था। डिटेल में हमने सारे का सारा देख लिया है। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। होप सो सारा आपको समझ आ गया होगा, ना भी आया हो तो आप लोग इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू जी। हाँ जी, इसके अलावा बच्चे आप लोग इसके व्यूज़ तो बहुत कम आ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बताएं या जो भी कोई उनका मसला है तो आप अपने मसले को तो शेयर करें कि आप लोगों का क्या इशू है, क्यों नहीं आप लोग देख रहे, आपको पता नहीं चल रहा, या मोबाइल्स के इशू हैं, इसके अलावा आवाज़ का मेरी का कोई मसला है, आपको नज़र सही नहीं आ रहा, बुक का इशू है, कोई भी मसला हो आप लोग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई ना समझ आया हुआ हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, वो भी आप नीचे टाइप कर दिया करो कमेंट के, उसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना बहुत है।